तो हम लगातार आप तक ये रुझान पहुंचा रहे हैं। और देखिए, मैंने जब आपसे कहा कि शुरुआती रुझान है और पोस्टल बैलेट से शुरुआत होती है, उसके बाद में अभी आप जब देखेंगे आंकड़ा 55 सीटों पर, तो आपको 25-25 पर बीजेपी और कांग्रेस दिखाई देंगे। तो हालांकि अभी अभी कुछ भी कहना, अगले आधे घंटे तक बड़ा जल्दबाजी होगी। जम्मू कश्मीर बड़ा दिलचस्प रह सकता है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीद है। 17 सीटों पर फिलहाल वो शुरुआती रुझानों में आगे दिखाई दे रहे हैं, जिन 46 सीटों के शुरुआती रुझान आए हैं। पीडीपी 6 पर, एनसी 8 पर, कांग्रेस 5 पर, और ये अदर्स का आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा जो 10 हैं, क्योंकि ये सरकार बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसमें इंजीनियर राशिद जो हैं, उनकी जो सीट्स होंगी वो काफ़ी हो सकती हैं, और उन्होंने शुरुआत में कहा था कि नतीजे आने के बाद बात की जाएगी। रविंद्र रैना आज सुबह से ही आपको यज्ञ हवन करते दिखाई दे रहे थे। सभी मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे, वैभव त्रिपाठी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने ब्रेक से पहले एक बात कही कि जाति की बात पर वो कह रहे थे। वैभव जी, भूपेंद्र हुड्डा को जिस तरह से आगे रखा गया और जाट वोटों को लेकर जो एक कॉन्फिडेंस था कांग्रेस का, वो स्पष्ट तौर पर इस ओर इशारा करता है कि जाट वोटों को एक तरह से टारगेट किया गया, या ये माना गया कि जाट वोट जो हैं वो आपकी नैया को पार लगाएंगे। बीजेपी ने भी यही किया। बीजेपी ने भी नायब सिंह सैनी को चाहे रखना हो या फिर जिस तरह के समीकरण बनाने के प्रयास किए। हरियाणा में जाति की राजनीति नहीं है या हरियाणा में जातीय समीकरण नहीं है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। थोड़ा आप बताएं इस पर आपका स्टैंड, और एक मतलब मैं चाहता हूं पॉलिटिकल एनालिसिस भी रखें। जी नहीं, मेरा ये कहना है जाति हर जगह फैक्टर है। हम पहचाने जाते हैं जातियों से, हमारे कार्य व्यवहार में जातियां हैं। नौकरी की बात जब होती है तो जाति आती है, जब आरक्षण की बात आती है तो जाति आती है। तो जाति हर जगह मुद्दा है। और लेकिन ये मेरा कहना था कि सिर्फ ये कि इस जाति विशेष को दरकिनार किया इस वजह से, ऐसा नहीं है। कारण ये है कि हरियाणा का जो युवा है वो बेरोजगार है, वो परेशान है रोजगार के लिए, किसान परेशान है एमएसपी के लिए, महिलाओं का नूह से लेके कितने बड़े बड़े मामले हुए जिसको इस सरकार ने दबा दिए। हरियाणा में क्या हुआ कि बड़े बड़े डेरों के चक्कर लगाने लग गए। ये बहुत सारी चीजें थी। मैंने वो नहीं कहा कि नहीं, इस जाति तो बेसिक बात है, और क्यों नहीं प्रतिनिधित्व तो मिले। हुड्डा जी हमारे बड़े नेता हैं और वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया। चुनाव की बात है तो चुनाव में हम बेस्ट परफॉर्म करने के लिए अपनी चीजें करते हैं, तो उसमें जाति के नजरिए से अगर आप देखते हैं तब तो हमको सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी को ओबीसी कहने वाले लोग क्या जाति की बात नहीं करते थे? जबकि आपको वापस जाना होगा, जब मुख्यमंत्री बने थे ये गुजरात के, तो इन्होंने ओबीसी के हक को मोदी जी ने छीना। नहीं, वहीं क्यों जाना? यहाँ पर खट्टर जी को हटाना, नायब सिंह सैनी को लाना, नायब सिंह सैनी के बाद में कहना वंचित समाज को मौका दिया जा रहा है। ये हरियाणा में देख लीजिए, उससे इनकार नहीं किया जा रहा है कि हरियाणा में। प्रवीण जी, मैं एक बड़े कैनवस की बात कर रहा हूं कि जो खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी जी अपनी जाति को ओबीसी में शामिल कराते हैं। उससे पहले वो जनरल में आते थे तो ओबीसी का हक छीना। अब उसके बाद जब 14 का चुनाव हो रहा था तो पूरे देश में मैं गरीब का बेटा, मैं ओबीसी ये कह रहे थे। लेकिन क्या वो वास्तविक ओबीसी थे? उन्होंने ओबीसी के लोगों का हक छीना था। तो सवाल ये है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं थोड़ा वैभव जी इस पर आता हूं, बाकी के मेहमानों को भी शामिल कर लेते हैं। टीके राजलक्ष्मी अब मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, बड़ी देर से उनसे संपर्क साधने के प्रयास हमारे जारी थे। राजलक्ष्मी जी, ये जातिगत जो आधार है, इस पर थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप भी प्रकाश डालें। और हरियाणा में तो हम जानते हैं कि इसका बड़ा असर रहा, लेकिन पिछले 2 टेन्योर बनाम ये वाला चुनाव, इसमें क्या फर्क आया? देखिए, एक तो एंटी इनकम्बेंसी है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से कोई इनकार नहीं कर सकता। जब 2019 में जब उनको जेजेपी के साथ सरकार बनानी पड़ी, तो ये बात स्पष्ट था कि तब भी उनके पास बहुमत नहीं था। तो ये उम्मीद करना कि 10 साल के बाद वो बहुमत भी ले आएंगे, और उनके साथ इस टाइम कोई अलायंस भी नहीं है, चाहे जेजेपी के साथ हो चाहे आईएनएलडी के साथ हो। ये अलग बात है कि मतलब पोस्ट पोल कुछ अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए नंबर भी आने चाहिए। तो जहां तक जेजेपी का सवाल है, मतलब
ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती और आईएनएलडी भी कुछ 5 तक सीमित जो है रह सकता है। जहां तक जातीय समीकरण की बात है, देखिए हमको लगता है कि इस टाइम जो है वर्गीय समीकरण ज्यादा हुआ है। मतलब क्योंकि जो इश्यूज हैं, जो किसानी और जो किसानी से जो संबंधित इश्यूज हैं, वो सबको इफेक्ट करते हैं। सिर्फ किसानों का इश्यू सिर्फ जाटों तक सीमित नहीं था, क्योंकि ज्यादातर तो अग्रेरियन कम्युनिटी है हरियाणा में, और वो जो आर्टिजन क्लास है और जो एग्रीकल्चरल जो लेबर है, जो खेतीहर मजदूर है, वो भी किसानी पर निर्भर है। तो अगर जो है किसानी में संकट आता है, तो ये बाकी जो कास्ट हैं जो उस पर डिपेंडेंट है एक तरह से लाइवलीहुड के इश्यूज को लेके, वो भी इफेक्ट हो जाते हैं एक प्रकार से। तो इसमें ओबीसीज भी आ जाते हैं, इसमें जो है जाट्स भी आ जाते हैं, और जो थोड़ा तबका जो अपर कास्ट है, जो अपने ट्रेड बिजनेस करते हैं, वो भी इन पर निर्भर है। अगर इनके पास परचेसिंग पावर नहीं है तो उनका बिजनेस कैसा चले। तो ये जो पूरा जो इकोनॉमी पर जो हमला हुआ है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है। अगर देखिए, अगर मुद्दा नहीं होता तो फिर बीजेपी क्यों कहती कि हम इतने 5 लाख नौकरियां देंगे, क्योंकि 10 साल में आप नहीं कर पाए, है ना। मतलब अग्निवीर को क्यों हम परमानेंट करेंगे, उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि बेरोजगारी समस्या है। अगर एक्नॉलेज करते और उसके बेसिस पे कुछ कोर्स करेक्शन करते 10 सालों में, तो कुछ इफेक्ट होता। लेकिन उसके ऊपर जो उन्होंने पहलवानों के साथ जो हुआ सो हुआ, सबने देखा। किसानों के साथ तो लगातार जो चलता आ रहा है, और जो किसान पक्ष जो बीजेपी के खिलाफ और मतलब जो भी सत्ताधारी पार्टी थी 10 साल तक, उनके खिलाफ वो एजिटेशन जो है करता है। इसको एक राजनीतिक रूप देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। इस टाइम अगर आप देखेंगे चुनाव जो घोषणा पत्र में सबने एमएसपी की जिक्र की, बीजेपी ने भी एमएसपी की जिक्र की, और ये एक जो वास्तविकता को समझने वाली बात है। लेकिन जो जो किसान संगठनों का जो डिमांड था कि हमें जो एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन के बेसिस पर मिलना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ आप एमएसपी डिक्लेयर कर दे, उसके बाद आप जो खरीद न करें और प्रोक्योरमेंट न करें उस रेट पे, है ना। तो सिर्फ एमएसपी डिक्लेयर करना सिर्फ एक मकसद नहीं है। एमएसपी का एक रेट होना चाहिए और उसका एक वेल कैलकुलेटेड फॉर्मूला है, जिसमें किसान को भी आपने एक लाइन में इसको ठीक कहा। आपने कहा कि ये जातीय विभाजन से ज्यादा वर्गीय स्तर पर हम अलग अलग वर्गों को देखें, और वो जो बार बार कांग्रेस कह रही थी नौजवान, किसान, पहलवान, 3 उन्होंने टैग लिए, इन 3 टैग्स के साथ चले। कोमल मुझे बताएं कि नौजवान, किसान, पहलवान, इस बीच में थोड़ा सा अपडेट भी दे देता हूं। 90 में से 60 सीटों पे जम्मू कश्मीर में आ गए, बीजेपी 20 पर आगे है, 6 पर पीडीपी है, 12 कांग्रेस और एनसी हैं, और 10 पर अदर्स हैं। और अगर हरियाणा की बात करें तो एग्जिट पोल की तरफ ही इशारा नतीजों का भी दिखाई दे रहा है, या रुझानों का दिखाई दे रहा है। नतीजे आने में तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बड़ा गैप है शुरुआती रुझानों में। कांग्रेस 46 सीटों पर आगे, 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। जेजेपी का अभी तक खाता नहीं खुला है रुझानों में, और इस बार माना भी जा रहा था कि जेजेपी जो है वो उसको बहुत बुरा झटका लगने वाला। आईएनएलडी बहरहाल 5 सीटों पर फिलहाल आगे दिखाई पड़ रही है, और इसी तरह आम आदमी पार्टी का भी खाता नहीं खुला है। बहुत सारे लोगों ने कहा था फ्रेंडली फाइट भी आम आदमी पार्टी ने वो जोर नहीं लगाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। तो बहुत सारे समीकरण रहे हैं। कांग्रेस 46 सीटों पर आगे है। कांग्रेस के तमाम नेताओं का दावा रहा है कि 70 सीटों तक हम लाएंगे, हम जो एग्जिट पोल ने बताया उससे आगे जाएंगे। और देखिए ये बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट होता है। ये जो अभी शुरुआती रुझान है बड़े तेज़ी से बदलते हैं। कोमल, पहलवान, नौजवान, किसान, ये 3 मुद्दे जो हैं ये बार बार उठकर सामने आ रहे हैं। जो अभी रुझान दिख रहे हैं उस पर कितना असर आप इन मुद्दों का मानती हैं, और क्या सचमुच हम देखते हैं कि आमतौर पर जब इस तरह के कुछ नतीजे या रुझान आते हैं तो फिर ये सारे मुद्दे आ जाते हैं, उन पर हम बात करने लगते हैं, अदरवाइज हम कुछ और बात कर रहे होते हैं। बट ज़मीनी तौर पर क्या सचमुच में इनका कोई असर रहा, या मैं जैसा पूछ रहा हूं कि एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर था, हरियाणा का मिजाज है, इस बार बदलाव चाह रहे थे, 2014 के मुकाबले पिछले चुनाव में सीटें कुछ कम हुई, और इस बार फिर जो है वो बदलाव होना, ये कई राज्यों का मिजाज भी होता है, ये है। देखिए बिल्कुल आप देखेंगे कि कोई भी पार्टी जो है सत्ता में रहती है, अगर लंबे वक्त तक रहती है, उसके बाद जनता की एक्सपेक्टेशन उस पार्टी से बढ़ जाती है।
राजभवन को और मरकज़ की हुकूमत को जिस तरह हम लोगों का फैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फैसला होगा, हमारे हुक्मरान जो हैं उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। कोalition पर कितनी कॉन्फिडेंस है? एक वजन है जो कोalition हुई है एनसी कांग्रेस में। अब कोalition तो हमने की इसलिए कि इलेक्शन में कामयाबी मिले और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद रखें। जो कमेटी बनती है नॉमिनेशन की, उस पर किस तरह किस चीज़ की कमेटी? जो 5 मेंबरों की होती है, जो एमएलए वगैरह। देखिए, अब इस पे तो कुछ वकीलों ने अपनी राय दी है। हमारे एक वकील जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी, वो लद्दाख के मामले में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए कामयाबी हासिल की, उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब को अपने आप पे कोई इख्तियारात नहीं है कि वो ये सीटें भरें। ये सीटें अगर भरी जाएंगी तो असेंबली कायम होने के बाद और हुकूमत की जो राय है, पार्लियामेंट में भी यही होता है। प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के बने हुए प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब नॉमिनेशंस किए तो मोदी साहब की हुकूमत के राय के मुताबिक किए, कांग्रेस के उन्होंने मेंबर नहीं चुने। तो इसी तरह बेशक गवर्नर साहब मरकज़ की हुकूमत के यहाँ नुमाइंदे हों, लेकिन उन्हें आइन का ख्याल रखना चाहिए और ये 5 सीटें अगर भरी जाएं तो यहाँ की हुकूमत जो बनती है आज, उसकी राय के मुताबिक। पीडीपी की कोई तजवीज़ मिली है नहीं ना, के लिए जो हमने सुना है महबूबा? ना हमने उनका कोई तजवीज़ ढूंढा, ना उनके तरफ से कोई तजवीज़ हमें मिली है। आज नतीजे निकल जाने दीजिए ना। पता नहीं क्यों हम इतने बेचैन हैं कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। अभी किसी के आप उमर अब्दुल्ला को सुन रहे थे। एक तो 5 नॉमिनेटेड सीटें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन हरियाणा में बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि सीएम नायब सिंह सैनी खुद ही पीछे चल रहे हैं फिलहाल। जो शुरुआती रुझान है, और अब 51 सीटों पर कांग्रेस आगे हो गई है, 30 पर भारतीय जनता पार्टी, 5 पर आईएनएलडी, यानी लगभग जो एग्जिट। तो क्या माना जाएगा, किस तरीके से देखते हैं? अभी ये बहुत शुरुआती रुझान है, इंतजार कीजिए। पूरा भरोसा है कि आज दिन भर लड्डू भी और जलेबी भी खाने को मिलेगी। मोदी जी को भी जलेबी भेजने वाले हैं। और नायब सिंह सैनी उनको भी जलेबी भेजनी, भेज देंगे। हमने भेज दिया है। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी नंबर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को ही अकेले शुरुआत में ही बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पूरा भरोसा है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हम पूरे बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा मेरे साथ। पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे, और ये तो खैर बातें होती रहेंगी, लेकिन कोमल आप अपनी बात को पूरा करें, बीच में रुक गए थे, और ये जलेबी बड़ी चर्चा में रही इन चुनावों के दौरान। जी कोमल। देखिए बिल्कुल ये है कि जैसा कि आपने कहा कि सत्ता विरोधी लहर जो है वो भी क्या एक मुख्य कारण है। बिल्कुल क्योंकि जब मैंने कहा कि कोई भी पार्टी बहुत लंबे वक्त तक सत्ता में रहती है तो उसके जनता की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऐसे में सत्ता विरोधी लहर जो है वो चलनी शुरू हो जाती है। भाजपा के साथ भी यही हुआ, और कहीं ना कहीं बीच में भाजपा का कॉन्फिडेंस इसको देख करके लूज भी हुआ। उन्होंने सीएम का चेहरा बदल दिया, नायब सिंह सैनी को लेकर के आ गए। नायब सिंह सैनी की सीट भी इस बार बदल दी। दूसरी चीज़ है कि किसानों का अगर मुद्दे ले तो किसानों के लिए एक मिनट, कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जरा सुनवा देते हैं। राहुल गांधी सबके साथ चल रहे हैं और सच की जीत होगी। अंत में सच ही देश में झंडा फहला रहेगा, और वो समय आ गया है। जलेबी किसके लिए लाए आप? ये हरियाणा के लोगों ने, जब राहुल गांधी ने जलेबी खाई है तो पूरे हरियाणा के लिए, अपने मीडिया के भाइयों के लिए, भारत को प्यार करने वालों के लिए प्रियंका गांधी ने कहा है सबको जलेबी खिलाओ, मुंह मीठा करो, शंख बजाओ, खुशी मनाओ, क्योंकि मोहब्बत की दुकान खुल गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में दुकान चल रही है, और झूठ का पर्दाफाश है। नफरत की दुकान बंद हो गई है। पूरे भारत में हरियाणा से शुरुआत हुई है। जलेबी ही एक ऐसी मिठाई है जो आंखों के सामने बनती है और शुद्ध मिठाई है, जिसको शुद्ध आदमी राहुल गांधी जी ने अपने हाथों में लिया, और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जलेबी की चर्चा है। आज जलेबी की फैक्ट्रियों का पता लगा कहाँ कहाँ जलेबी बनती है। ये सब राहुल गांधी जी की देन। ये जलेबी का हमने एक बड़ा ऑर्डर है ना, खट्टर साहब और सैनी। ये जलेबी बड़ी चर्चा में रही थी। वैभव जी, क्या जलेबी ने थोड़ा परेशान किया था जब वायरल होने शुरू हुए थे वीडियोस? नहीं, देखिए, जलेबी तो कभी परेशान नहीं करती। जलेबी हमारी पारंपरिक मिठाई है,
लेकिन ये है कि जनता का एक सवाल है कि चलो जी जलेबी की फैक्ट्रियां बहुत ढूंढ ली, अब जरा वो नाली जरा ढूंढ लो जहां से प्रधानमंत्री पाइप लगा के गैस सप्लाई करने वाले थे। अगर उसकी बात कर लेते तो शायद मुझे लगता है जो 400 का सिलेंडर 1000-1200 तक पहुंच गया था, वो शायद 100-150 में पहुंच जाता तो गरीब जनता का उद्धार हो जाता। लेकिन है क्या कि राहुल गांधी जी वास्तविकता की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, दलित वंचित शोषित की बात करते हैं, उनके हक दिलाने की बात करते हैं, और प्रधानमंत्री जी सिर्फ जुमला छोड़ते हैं। इस सरकार ने अपने हिसाब से काफी कुछ ऐसा किया। एक बड़ा चिंता का विषय मुझे ये लगा कि पहली बार कोई सरकार ने रिक्वेस्ट किया कि चुनाव का डेट टाल दिया जाए, और टाल दिया गया। दूसरी बात, चुनाव के वोटिंग के दिन में प्रधानमंत्री के इशारे पे ही हुआ होगा, किसान सम्मान निधि का मैसेज सबके लोग लाइन में वोट देने के लिए खड़े थे, और किसान सम्मान निधि का ये पैसा मैं ये इन सारे स्ट्रेटेजिकल मूव पर बात करूंगा, लेकिन जब आप बोल रहे हैं त्रिपाठी जी उस समय पर जलेबी की जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, मैं चाहता हूं उस विषय पर रहे। रमेश, ये जो बयान था जलेबी वाला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, और अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता जो पूरे उत्साह से बड़ी बड़ी जलेबियां बांट रहे हैं, एक तरीके से चिढ़ा रहे हैं बीजेपी को। देखिए, पहले से ये तैयारी थी, और जगदीश शर्मा कहीं ना कहीं कांग्रेस मुख्यालय पर इस तरह के कार्य करने के लिए जाने जाते हैं, और ये पहली बार नहीं है। जगदीश शर्मा पर बड़ा सवाल यह है कि इस बार ईवीएम पे कांग्रेस सवाल नहीं उठा रही है। यही जगदीश शर्मा बड़ी बड़ी तख्तियां लेके ईवीएम पे सवाल उठाते थे, पर जब हरियाणा में माहौल है, जम्मू कश्मीर में एक सरकार बनने की उम्मीद है, उस समय ईवीएम पे सवाल नहीं उठ रहे, ये एक बड़ी बात है। पर जिस तरह से नाराजगी रही हरियाणा में सरकार को लेकर, वो अब साफ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें राहुल गांधी की पूरी, आप भारत जोड़ो यात्रा देख लीजिए, राहुल गांधी ने जिस तरह से युवाओं से मिलने का कार्यक्रम रखा, जिस तरह से खिलाड़ियों से मुलाकात की, और इसके साथ ही साथ आप देखिए कि पूरा ये कैंपेन था खिलाड़ियों का, ये कहीं ना कहीं हरियाणा से चला था, और हरियाणा के पहलवान इसमें शामिल थे, और इसमें पूरा एक कार्यक्रम चला था, और उसके जो एक लहर बनी वो अब दिखाई दे रही है। उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसमें जाट समीकरण भी काम कर रहा है। क्योंकि चलिए, वैभव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रमेश, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। तो जनादेश आना शुरू हो गया है, और इसमें 55 सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस शुरुआती रुझानों में आगे है, 25 पर बीजेपी। लगभग वही स्थिति जो तमाम एग्जिट पोल कह रहे थे। 90 में 90 सीटों का आप क्योंकि रुझान आ गया है, जम्मू कश्मीर में 90 में 80 सीटों का रुझान आ गया है, और लगभग जो एग्जिट पोल आपको दिखा रहे थे उसी तरफ ये नतीजे या रुझान शुरुआती जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती रुझान है, लेकिन विश्वास करिए अगले आधे एक घंटे तक यही स्थिति बनी रहती है, तो अगले आधे घंटे जो हैं वो बड़े क्रूशियल रहेंगे, और इसमें बहुत फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो फिर हम जानते हैं कि 90 सीटों वाले राज्यों पर नतीजे बड़ी जल्दी आ जाते हैं। राजबिहारी जी, मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप चुनावी इस तरह के कवरेज कई करते रहे हैं, तो कितनी देर में अभी लोग जानना चाह रहे होंगे कि ये शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट, उसके बाद में शुरुआती रुझान कैसे नतीजों में तब्दील होंगे, रुझान कब तक सस्टेन करेंगे? तो आपकी पहली रिएक्शन क्या है कि ये माना जाए कि यही रुझान आगे बढ़ने वाले? 55 सीटों पर कांग्रेस है, 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है, इसी तरह जम्मू कश्मीर में 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, और 17 सीटों पर एनसी और कांग्रेस। अगर हम हरियाणा की बात करें तो एग्जिट पोल हो या नतीजे आएंगे, उससे पहले ये माना जा रहा था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस सरकार आएगी। ये चुनाव से बहुत पहले तय माना जा रहा था, और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कोशिश की, लेकिन ये कहना यहाँ आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से वहाँ पे हार देखी जा रही थी पहले, वो एक तरह से लड़ाई की स्थिति में आ गई धीरे धीरे। चाहे वो मुख्यमंत्री का बदलना हो या कोई भी कारण रहे हों। देखिए, हरियाणा में हम चाहे जो भी बात करें, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जातिगत समीकरण बहुत काम करते हैं। हम दावा चाहे कोई भी करें, कि चाहे हम वर्गीकरण की बात करें, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर जाट भावनाओं को उभारा गया पिछले 5 साल में, इसी का, क्योंकि भाजपा के साथ भाजपा को जेजेपी के साथ का नुकसान भुगतना पड़ रहा है। उसी तरह अगर देखेंगे तो इंडियन नेशनल लोक दल हो या जेजेपी हो, मतलब जो चौटाला परिवारों की पार्टियां हैं, उनको भी बीजेपी के साथ में रहने का बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये ज़रूर है कि जेजेपी के साथ आने से, मैंने जैसे पहले कहा कि बीजेपी की जो स्थिति बनी थी कि सरकार कुछ अच्छा काम कर रही थी और उसको आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन दूसरे कार्यकाल में खट्टर, ख़ास तौर पे
वो काम नहीं कर पाए, और जो नौकरशाह था उस पर उनका कोई दबदबा नहीं रहा। या हम ये मान के चल सकते हैं, ये कह भी सकते हैं कि खट्टर सरकार पूरी तरह से नौकरशाहों पर एकदम निर्भर रही। जो नौकरशाहों ने नियम बनाए उसको वो मानते रहे, जिसका लोगों में बड़ी प्रतिक्रिया हुई। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2009 में 4 सीट जीती थी, वो जो 2014 में 14 सीट जीतने के बाद में जिस तरह से उसके पार्टी कैडर का वहाँ पर उपेक्षा हुई, वो भी लोगों में एक बड़ा मुद्दा बना। और जिस तरह से हमने देखा, चुनाव के दौरान भी देखा, कई बड़े नेताओं की टिकट काट दी गई। जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको नहीं पूछा गया, उनको टिकट नहीं दी गई, चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका नहीं रही। इसका भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है हरियाणा में, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पहले बड़ी मजबूत पार्टी नहीं थी, किसी के साथ सरकार बनाती रही, लेकिन 2014 में सरकार बनने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो कैडर था वहाँ पर, उसकी ये इच्छा थी कि उसको सरकार में भागीदारी मिले, और वो भागीदारी नहीं मिल पाई। खट्टर अपने जो भी कारण रहे होंगे कि खट्टर ईमानदारी छवि रखना चाहते थे, तो कई बार काम करने से भी बचते थे, तो उसका नुकसान इस बार चुनाव में, क्या 2019 के चुनाव में भी चलिए, बड़ा कांटे का मुकाबला जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। 35 पर भारतीय जनता पार्टी और 20-20 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, यानी अगर साथ में मिला लें तो 40 सीटें दिखाई देती है। 12 सीटें जो निर्दलीयों की बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, लेकिन देखना होगा कि कितनी सीटों पर ये गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और बीजेपी अपने दम पर ये कितना आगे बढ़ता है। हालांकि पीडीपी कि वो स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही जिसकी उनको उम्मीद थी कि वो किंग मेकर की भूमिका में होंगे। फिलहाल 3 सीटों पर शुरुआती रुझान में आगे हैं। राजलक्ष्मी जी, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट या देश की राजनीति पर इन दोनों, क्योंकि मैं देख रहा हूं तब से त्रिपाठी जी जो हैं उनके चेहरे की मुस्कान जा नहीं रही, बड़ी खुशी, मतलब उनको जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ रहे हो होना भी चाहिए, ये उत्साहित करने वाला है कांग्रेस को। आने वाले दिनों में आप पूरी राष्ट्रीय राजनीति पर राजलक्ष्मी जी क्या इंपैक्ट इन 2 नतीजों का देखेंगी? देखिए, ये सबके लिए एक लेसन्स लर्न करने वाली भी बात है। मतलब जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट में हो चाहे केंद्र में, उनकी मतलब उनकी जो नीतियां हैं उसका प्रभाव पड़ता है जनता पे, चाहे आप उसको एक्सेप्ट करें या न करें, चाहे उसको आप सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से उसको छुपाना चाहें, लेकिन वो एक हद तक ही छुप सकता है। आप जितने जो कॉन्ट्रडिक्शंस, चाहे वो हरियाणा के संदर्भ में जाट या नॉन जाट कॉन्ट्रडिक्शंस को एक्सप्लॉइट करने वाली बात थी, तो वो काम हमेशा नहीं करता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, वास्तविकता, जो जमीनी वास्तविकता है वो तो है ही ना, वो जिसको हम कहते हैं जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है प्रवीण जी, वो तो एग्जिस्ट करता ही है। हम अपने सब्जेक्टिव लेंस से उसको देख सकते हैं, लेकिन वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट करता है। बेरोजगारी है तो है, आज जो है टमाटर के दाम 100 से ऊपर है, वो है तो है ना। तो ये सारी इश्यूज को एड्रेस करना भी कोई भी सत्ताधारी पार्टी के लिए जो है अनिवार्य होता है। चाहे कांग्रेस आज अगर सरकार अगर बना भी ले हरियाणा में, लेकिन उनको तो वो ये इश्यूज से भाग नहीं सकते। बेरोजगारी का इश्यू उनको एड्रेस करना ही पड़ेगा। सिर्फ मोहब्बत की दुकान का एक नारा देके नहीं चलेगा, क्योंकि जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल में कई वादे किए गए, कर्नाटक में कई वादे किए गए, फिर हमने देखा हिमाचल में सैलरी तक देने की एक दिक्कत आ गई, चुनौती आ गई। तो वादे करते हुए विपक्ष में रहकर वादे करना आसान होता है, लेकिन उनको जमीन पर उतारना, उनको पूरा करना ये ज्यादा जरूरी है, वरना इससे गलत मैसेज जाता है। वो भी तब जबकि महाराष्ट्र के चुनाव भी हैं, महाराष्ट्र को लेकर भी कांग्रेस और गठबंधन जो पूरा महाविकास अघाड़ी जो है वो काफी उत्साहित दिखाई दे रहा है।